वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 9, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 2। बच्चों, हमने भारतीय संविधान के बारे में पिछले वर्कशीट में और उसके एक लक्षण के बारे में जाना था। पहले पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि भारतीय संविधान क्यों आवश्यक है और भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान के लक्षण क्या है। तो उसमें एक लक्षण हमने जाना था भारत के संघीय स्वरूप के बारे में। तो इस वर्कशीट में भी हम भारत के संविधान के मुख्य लक्षण जानेंगे और दो प्रमुख लक्षण जानेंगे, संसदीय शासन पद्धति के बारे में और शक्ति का बंटवारा के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संसदीय शासन पद्धति। बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये संविधान में मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी। तो ये कैसे काम करती है, इसके बारे में आइए देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। तो उस समय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों ने देखा कि हमारे देश के लोग इतने राजनीतिक रूप से मैच्योर हो चुके हैं कि उन्हें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा करके ही हम जो हमारे देश में जो विविधता है उन सभी को समेट सकते हैं और जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव थोड़ा बहुत दिखाई भी देते हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया। अब ये क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? यहाँ हमने देखा वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद वोट देने का अधिकार। जैसे पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और संविधान लिखा गया तो उस समय वोट देने की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, बाद में वर्षों बाद उसे कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यानी आज के समय आप सभी जानते होंगे कि 18 वर्ष वोट देने की न्यूनतम आयु है। यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का हो जाता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो दूसरा टॉपिक है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना। मतलब सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, सभी लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले। ठीक है, सीधी भूमिका डायरेक्ट है। तो जैसे देखते हैं कि संसद जो विधायिका होती है, जैसे केंद्र सरकार में संसद होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा का तो इनडायरेक्ट चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इन सभी लोग जो एक निश्चित आयु को प्राप्त कर लेते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलता है और उनके प्रति वो लोग जिम्मेदार भी होते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, वो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। यानी संसदीय जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन कर रहा है, तो इसका मतलब कि जनता शासन कर रही है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रही है। तो इस तरह से लोकतंत्र का ये वास्तविक रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सांसद शासन करती है। ठीक है, तो उसी तरह से इसी को हम संसदीय शासन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन पद्धति है, इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो विधानसभा यानी विधानसभा या संसद में पहुँचते हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में शासन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, शासन करते हैं। दूसरा टॉपिक है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमारे देश में ऐसा रखा गया कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में न रखी जाए। अगर ऐसा रखा जाएगा तो उसको तानाशाह होने की संभावना अधिक होगी, इसीलिए और तानाशाह होने की संभावना अधिक होगी और उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी तो वो उसे अच्छी तरह से निर्वहन भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए रखा गया कि काम को बांट दिया जाए। तो हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो खास तौर से संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये केंद्र सरकार में भी जो है उनके भी 3 अंग होते हैं और राज्यों की जो सरकारें हैं उनके भी 3 अंग होते हैं। क्या? विधायिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, यानी विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं और शासन चलाने का कामकाज देखते हैं, ठीक है, यानी ये बनाते हैं और कार्यपालिका वाले लागू करते हैं। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। कानून बन तो गया, लेकिन कानून का सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कानून का उल्लंघन कर रहा है, अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसे क्या दंड देना है, कानून सही बना है कि नहीं बना है, ये सारा काम देखने का काम होता है न्यायपालिका। तो इस तरह से ये तीनों संस्थाएं अलग अलग अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करती है और एक दूसरे को बैलेंस भी करती है, यानी कोई कानून बना करके कानून लागू करने वाले को देता है, तो कानून वो तभी लागू कर सकता है जब कानून बनेगा, और न्यायपालिका तभी व्याख्या कर सकती है जब कानून बनेगा या लागू होगा। तो उसी तरह से ये तीनों ही एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं और लोकतंत्र में एक जो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होती है उसका निर्वहन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है। इसीलिए किया गया ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके इसमें। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच संता का संतुलन बना रहता है। तो ये शक्तियों का तीनों बंटवारा है, तो तीनों एक दूसरे पर अंकुश भी रखते हैं और इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है, और या आप कहिए कि शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहती है या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब आइए देखिए, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको मिलान करते हैं। मिलान करें। यहाँ पर देखिएगा कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर उसे हम मिलान करना है। तो ऊपर जो हमने बताया उससे आप इसे आसानी से मिलान कर सकते हैं, फिर भी हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र अभी हमने डिस्कशन में बताई थी, और इसमें एक ही इसमें ऐसा है भी, यानी 18 साल, यानी इसको हम यूँ मिलाएंगे। जनता द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं जनता द्वारा? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वेरी गुड। आज़ादी के लिए संघर्ष, तो आज़ादी के लिए संघर्ष को अगर इससे मिलान करें तो यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष लिखा हुआ है। कानून बनाने वाली संस्था, किसको कहते हैं? कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। कानून को लागू करने वाली संस्था आपने ऊपर देखा है कार्यपालिका, और कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर लेंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को हल करके। बच्चों, पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उस समय डिस्कस किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेह होना, ठीक है, यानी सभी लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले, तो उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा है, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति कैसे है? तो संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है क्योंकि इसमें संसद सदस्यों को चुनने का अधिकार जनता को होता है तथा प्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो एक तरह से जनता ही इसमें अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, इसीलिए संसदीय शासन पद्धति को जनता की शासन पद्धति कहते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो राज्य या सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके काम हम लोग जान ही चुके हैं। विधायिका, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका, इस संस्था का काम कानून को सही व्याख्या करना और न्याय करना होता है, ठीक है। सरकार के यह तीनों अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं तथा एक दूसरे को संतुलित करते हैं।
चौथा प्रश्न देखते हैं, शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। इस शब्द को स्पष्ट करना है, शक्ति का बंटवारा क्या है। तो आइए यहाँ देखते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अधिकार क्षेत्रों के बंटवारा को शक्ति का बंटवारा कहा जाता है। वास्तव में ये उनके पावर्स का शेयरिंग है, अधिकार का बंटवारा है। इससे प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं तथा अपने निर्धारित काम करते हैं, जो काम उन्हें दिया गया है। इस तरह तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। बच्चों, वर्कशीट के तीसरे भाग में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश अब हमारी हर वर्कशीट में आ रही है। तो आज की संदेश है 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी हम बाहर किसी से भी मिलें तो 2 गज की दूरी का पालन करें। 2 गज दूरी हम अनुमानतः ऐसे निकाल सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों के हाथ अगर सीधे सामने की तरफ किए जाएं तो वो टच नहीं होने चाहिए। तो इतनी दूरी मेंटेन करें एक दूसरे से, तो इससे कोविड-19 के फैलाव को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ साथ हमें मास्क यूज़ करना है और नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहना है। ऐसा हमें स्वयं भी करना है और अपने परिजनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा करके ही हम स्वयं को, अपने समाज को और अपने परिवार को भी कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इस पर एक बार फिर से ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।